जय हिंद दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 4 में जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चीन के साथ शांति और संघर्ष, है ना। पीस भी और उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। सो दोनों चीज़ें हम देखते हैं। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा था आज़ादी के बाद। बट जब भारत आज़ाद हुआ तो इसने अपना जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, जो हमारा संबंध था, वो बहुत ही फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुआ था, है ना। सो आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो 1949 में जो चीनी क्रांति हुई, है ना, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन के बाद भारत कुछ अग्रणी देशों में से था, फर्स्ट कंट्रीज में से था, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जिसने रिकॉग्नाइज किया, जिसने रिकॉग्निशन दी, पहचान दी, मान्यता दी। ठीक है। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प्ड द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। तो नेहरू जी जो थे उनका काफ़ी इस जो हमारा पड़ोसी चाइना के तरफ क्योंकि काफ़ी उनका झुकाव था स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन, जो पश्चिमी देशों का जो डोमिनेशन रहा है, उसके चाइना के ऊपर काफ़ी इन लोगों ने चाइना को खरबूजे की तरह काट दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। बट ठीक है। सो चाइना के ऊपर वेस्टर्न डोमिनेशन काफ़ी था और उससे आज़ाद होकर, उससे बाहर निकल कर चाइना आया था। तो इंटरनेशनल फोरा पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है ना, उस पे भारत सरकार ने, उस समय की भारत सरकार ने इनको काफ़ी मदद किया, इसके चाइना के नए सरकार को, है ना। सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वेयर वरीड अबाउट ए पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। और उनके कुछ कलीग्स, सहपाठी, जैसे कि हम जानते हैं लौह पुरुष, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वन ऑफ द वेरी टॉल लीडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडिया के फ्रीडम फाइटर। एंड उसके बाद आज़ादी के बाद एक बहुत ही बड़े लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये चाइनीज एग्रेशंस को लेकर कि चाइना फ्यूचर में भारत पर हमला कर सकता है, ऐसा सोचकर इनको थोड़ा सा इनके मन में एक चिंता थी, है ना। बट नेहरू थॉट इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। बट नेहरू जी को ऐसा लग रहा था कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है, एक्सीडिंगली अनलाइकली। सो ही वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग एट ऑल। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाई पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी। और काफ़ी लंबे समय तक भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो सेना के द्वारा गार्ड नहीं किया जा रहा था, सेना उसकी रखवाली नहीं कर रहे थे, बल्कि अर्धसैनिक बल, है ना, पैरामिलिट्री फोर्स उसको गार्ड करते थे। The joint enunciation of Panchsheel, the five principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th April 1954, was a step in the direction of stronger relationship between the two countries, है ना। सो एक्चुअली पंचशील का एक समझौता हुआ था, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहेंगे। सो वन ऑफ द फाइव प्रिंसिपल, है ना, पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे, है ना, तो इसलिए इसका नाम था पंचशील, है ना। तो पंचशील की 5 सिद्धांतों के भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चाइनीज़ प्रीमियर, जो चाइना के वहाँ के जो चीन के प्रमुख थे, चाओ उन लाई, ये संयुक्त रूप से ज्वाइंट एक 29 अप्रैल 1954 को, है ना, कि पंचशील का समझौता साइन करते हैं ज्वाइंटली एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर। और ये भारत और चीन के बीच के, दोनों के बीच के संबंधों को बहुत ही मजबूत करता है। सो इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वेयर ग्रीटेड बाई लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स। तो भारत और चीन के जो नेता थे एक दूसरे देश का आपस में दौरा करते हैं और इनको भारी जनसंख्या के द्वारा इनको बहुत बड़ी स्वागत मिलती है ना, बाई फ्रेंडली क्राउड्स। सो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ आते हैं। बट आगे अब जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है यह द चाइनीज़ इन्वेजन 1962, है ना, 1962 का जो चीन का भारत पे आक्रमण, ये अब अगला टॉपिक है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप, है ना।
दो चीज़ें इस संबंध को, जो भारत और पाकिस्तान के सॉरी भारत और चीन के बीच में जो दोस्ताना रिश्ते हुए थे, ये दो कारणों से इसमें खटास हो गई। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड ए हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना। तो चीन 1950 में तिब्बत को अपने साथ मिला लेता है ना, तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, वो अपने आप में मिला लेता है, एनेक्स कर लेता। एंड इस कारण से जो भारत और चीन के बीच में एक ऐतिहासिक रूप से जो बफर था, मध्यवर्ती राज्य था तिब्बत, है ना, वो खत्म हो गया। अब डायरेक्ट भारत और चीन के बॉर्डर एक दूसरे के आमने सामने हो गए, क्योंकि बीच से जो तिब्बत था उसको चाइना ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, है ना। तो शुरू शुरू में भारत सरकार ने इसको बहुत खुले तरीके से इसका विरोध नहीं करता है ना। बट एज मोर इंफॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर, द इंडियन गवर्नमेंट ग्रीव अनईजी। तो जैसे थोड़ी थोड़ी और जानकारी आती है कि वहाँ जो तिब्बतन कल्चर है उस पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है ना, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो जब तिब्बत की संस्कृति को बेसिकली सप्रेशन करने के बाद जब आती है, तो भारत थोड़ा सा और बेचैन होता है। इंडियन गवर्नमेंट ग्रीव अनईजी। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959। और जो तिब्बत के वहाँ के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं दलाई लामा, वो भारत में राजनीतिक शरण ले लेते हैं। 1959 में इनको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है इंडिया में। So the China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India। तो जो चाइना ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पे चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है ना। सो भारत सरकार बेसिकली चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा। ए लिटिल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और उससे थोड़े दिन पहले भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद भी उठा था। सो इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वॉज ए मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, बट चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, है ना। तो भारत का दावा यह था कि जो चीन के साथ जो सीमा रेखा है, इसका मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, मैटर सेटल हो चुका है। बट चीन का मानना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता है। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। तो जो लॉन्ग बॉर्डर भारत और चीन के बीच में जो लंबी सी सीमा है, बाउंड्री है, सो इसमें जो ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, पूर्वी और पश्चिमी दोनों रीजन के एंड में जो है उस पर प्रॉब्लम था। चाइना क्लेम्ड टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन वॉट वॉज देन कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना। तो चाइना ने दावा किया किस भारत के दो क्षेत्रों पे, किस पे अक्साई चीन कहाँ है, लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लद्दाख रीजन है, आज के डेट में लद्दाख एक खुद इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी है, बट उस समय लद्दाख रीजन क्षेत्र था जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर जो अक्साई चीन है ना, उस क्षेत्र पे उसने अपना पश्चिम में उस क्षेत्र पे उसने अपना दावा किया। और पूरब में उसने कहा क्या, पूरब में अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, जो उस जमाने में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था उस समय। तो उस समय अरुणाचल प्रदेश एक राज्य ऐसा नहीं था, तो उसके बहुत सारे हिस्से को उसने अपना दावा किया कि यह चीन का हिस्सा। सो बिटवीन 1957 एंड 1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ट ए स्ट्रेटजिक रोड देयर। तो 1957 से 59 के बीच 2 सालों में चाइना अक्साई चीन को ऑक्यूपाई करता है, अक्साई चीन एरिया को, और यहाँ पे एक रोड बना देता है, स्ट्रैटेजिकली एक रोड बना देता है। सो डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग कॉरस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन एमंग टॉप लीडर्स, दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व। तो दोनों के ऊपर जो शीर्ष नेताएं हैं उसके बीच में लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चलती है, बट इसके बावजूद भी वो मामला रिजॉल्व नहीं होता, सुलझाया नहीं जा सकता, नहीं पाता। So several small border skirmishes between the armies of the two countries took place। तो दोनों देश के सेनाओं के बीच में सीमा पर कई बार झड़प हो जाती है। Around this time, while the entire world's attention was on the Cuban Missile Crisis involving the two superpowers,
China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed region, है ना। तो जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों के तनातनी से पैदा क्यूबा मिसाइल संकट, है ना, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रखी थी, वर्ल्ड का पूरा अटेंशन उधर था, क्योंकि जो टू सुपर पावर्स है यूएस एंड यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में जो टेंशन था, कोल्ड वॉर टेंशन, उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप डिटेल में इस पर देख सकते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, आप समझ सकते हैं। क्यूबा अगर कहाँ है मैप में, अगर आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे कि क्यूबा कहाँ पे है, तो इतना समझ, तब आपको समझ जाए, आपको आधा समझ में आ जाएगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या, है ना। तो क्यूबा ने अपने क्षेत्र में न्यूक्लियर मिसाइल हेड रख देता है, और क्यूबा वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, ठीक है, एंटी यूएस टीम का था वो। तो उसी समय जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जब पूरा खतरा मंडरा रहा था, पूरे वर्ल्ड उस पर ध्यान मग्न था, तभी चाइना भारत पे अक्टूबर 1962 में, है ना, चाइना भारत में दोनों विवादित क्षेत्र, जो अक्साई चीन क्षेत्र और जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था, इसमें बड़े तेजी और व्यापक स्तर का हमला करता है, स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन करता है। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक एंड द चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो पहला हमला था वो 1 हफ्ते तक चला, और चाइना का जो फोर्सेस थे, है ना, चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्षेत्र को, है ना, अरुणाचल प्रदेश के कुछ समय को वो कुछ पे अपना कब्जा कर लेता। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, और फिर नेक्स्ट महीने, अगले महीने फिर से सेकेंड वेव ऑफ अटैक होता है, दूसरी बार फिर चीन हमला कर देता है। While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the entire entry point of Assam Plains, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि जो भारतीय सेना थी वो चाइनीज़ को जो वेस्टर्न फ्रंट है लद्दाख में तो रोकने में सक्षम हो जाते हैं, है ना, सफल हो जाते हैं, बट इन द ईस्ट जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें चाइना कहाँ तक आ जाता है, एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम प्लेन्स, जो आसाम की मैदानी क्षेत्र है उसका एंट्री पॉइंट तक चाइनीज फोर्सेस आ जाती है। सो फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड ए यूनिलेटरल सीज फायर एंड इट्स ट्रूप्स विड्रू टू वेयर दे वेयर बिफोर द इन्वेजन बिगेन। और चाइना अपने आप के तरफ से, है ना, चीन एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर देता और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वो हमला के वक्त पहले थे, हमला से पहले जहां पे थे वहीं पे चले गए, वो अपने आप यूनिलैटरल सीज फायर कर देता है चाइना। द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रोड। जो चाइना ने जो ये युद्ध किया, ये भारत की छवि देश और विदेश दोनों जगहों पे इंडिया की छवि को डेंट कर दिया, खरा चोट पहुंचा दिया। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। तो भारत को अमेरिकन और ब्रिटिश के पास मदद मांगनी होती है, मिलिट्री असिस्टेंस मांगनी होती है ताकि इस संकट से उभर सके। द सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सोवियत यूनियन है वो न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। इट इंड्यूस्ड ए सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथेंड ए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो ये भारतीयों के बीच में एक राष्ट्रीय शर्म, नेशनल ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट की बात होती है कि पूरे राष्ट्र को इंसल्ट हो गया, एंड उसी के कारण पूरे भारत में एक नेशनलिज्म का भाव जाग जाता है ना। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स इधर रिजाइंड और वेयर रिटायर्ड। कुछ जो हमारे टॉप आर्मी कमांडर्स थे या तो वो रिजाइन कर देते हैं या उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड द देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट, और जो नेहरू जी के एक बहुत ही करीबी मंत्री थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन, वी के मेनन के नाम से जानते हैं, तो इनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है। Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intentions and lack of military preparation। तो जो नेहरू जी का अपना स्ट्रेचर है ना, जो उनकी अपनी छवि है, उसको भी काफ़ी धक्का लगता है और उसके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, सीवियरली क्रिटिसाइज, क्योंकि इनका जो असेसमेंट था चाइनीज़ इंटेंशन को इन्होंने सही तरीके से असेस नहीं कर पाए, सही तरीके से चाइनीज़ की जो इरादे थे उसको भाप नहीं पाए, एंड मिलिट्रली सेना के तरफ से सही तरीके से इन्होंने तैयारी नहीं कर पाए, तो नेहरू की जो छवि है वो भी धूमिल होती है।
So for the first time, a no confidence motion against his government was moved and debated in Lok Sabha. और पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार नेहरू जी के सरकार के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उसके सरकार के खिलाफ, एंड लोकसभा में इस पे बात विवाद होती है, डिबेट होती है. Soon thereafter, the Congress lost some key बाई इलेक्शंस टू लोकसभा. और उसके बाद थोड़ी दिन बाद जो कांग्रेस जो है कुछ बाई इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, कांग्रेस वो हार जाती है. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज. और जो पूरे देश का राजनीतिक मानस था वो बदलने लगा था. द सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल, है ना. तो जो भारत और चीन के बीच का जो युद्ध हुआ, इससे जो विपक्षी दल है इस पे भी असर पड़ता है. दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना. तो बेसिकली युद्ध और जो चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद, है ना, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में जो मतभेद हो जाते हैं, उनमें जो मतभेद बढ़ते हैं, उसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी उठापटक हो जाती है. द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई एंड मूव्ड टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस. तो जो यूएसएसआर जो सीपीआई के अंदर जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, जो गुट यूएसएसआर की तरफ थोड़ा झुकाव रखता था, उस सीपीआई के अंदर, वो पार्टी के अंदर रहते हैं और कांग्रेस के साथ इनकी थोड़ी नज़दीकियां बढ़ जाती है. द अदर फैक्शन वॉज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना एंड वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस. और जो दूसरा फैक्शन है वो थोड़ा चाइनीज़ के आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, चाइना का पक्षधर रहते हैं, और ऐसा जो खेमा है ये कांग्रेस के साथ कोई टाई नहीं करता है. द पार्टी स्प्लिट इन 1964 एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM. तो जो पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1964 में, पार्टी टूट जाती है, और जो चाइना प्रो चाइना वाले लोग होते हैं वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM का गठन करते हैं. इन द वेक ऑफ द चाइना वॉर मेनी लीडर्स ऑफ व्हाट बिकेम CPIM वेयर अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना. और जब चीन युद्ध के क्रम में 64 में तो ऐसा हुआ, और जब चीन युद्ध हुई उसके बाद अक्टूबर में जब चीन युद्ध हुई, तो चीन युद्ध के क्रम में इस CPIM जो माकपा है ना, कि कई नेताओं को चीन के पक्ष लेने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है. द वॉर विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वोलाटाइल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो चीन के साथ हुए युद्ध ने भारतीय नेताओं को, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो पूर्वोत्तर की रीजन है, वहाँ की जो डामाडोल स्थिति है उसके प्रति सचेत कर देता है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, द रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी. तो ये सिर्फ आइसोलेटेड और एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड मतलब बहुत पिछड़ा और आइसोलेटेड ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि वो आइसोलेटेड और पिछड़ा है. द रीजन, ये रीजन ऑल्सो भारत की जो एकता है ना, और जो राजनीतिक अखंडता है, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक एकता के लिए भी एक चैलेंज है. द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइना वार. और चाइना वार के बाद फिर जो इस जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसका पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है. नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड. इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है. मणिपुर एंड त्रिपुरा, दो यूनियन टेरिटरीज, गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और मणिपुर और त्रिपुरा यद्यपि ये एक यूनियन टेरिटरी होते हैं, बट इनको भी अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान कर दिया जाता है. सो ये है चाइनीज़ वाला पार्ट. फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा इसमें आते हैं. सीनो इंडियन रिलेशंस सिंस 1962. तो 1962 के बाद जो भारत और चीन के बीच के संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं. इट टुक मोर देन ए डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशंस. तो आफ्टर इस वॉर के बाद लगभग 10 साल लग गए भारत और चीन के बीच में संबंध को थोड़ा सा नॉर्मल होने में. इट वॉज इन 1976 दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना. तो 1976 में पहली बार डिप्लोमेटिक पूरी तरीके से राजनयिक संबंध बहाल हो पाते हैं दोनों देशों के बीच में. अटल बिहारी वाजपेयी वर द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर. ही वॉज देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1979. तो उस समय
जो पहला इतने टॉप लेवल का लीडर है वो विदेश मंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के विदेश मंत्री होते हैं उस समय, वो 1979 में चीन की विजिट करते हैं। लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना, और नेहरू जी के बाद श्री राजीव गांधी जी जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चीन को विजिट करते हैं। सिंस देन द एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, और उस समय से अगर देखिएगा तो भारत और चीन के बीच में नाउ जो अभी एम्फेसिस है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। सो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। जय हिंद।